Hello students, today we will discuss special feature of an efficient system of internal check। आज हम आंतरिक निरीक्षण की एक कुशल व्यवस्था के मुख्य लक्षण डिस्कस करेंगे। देखिए, हर बिजनेस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके फलस्वरूप एक ही प्रकार की इंटरनल चेक सिस्टम सभी व्यापार और सभी टाइप के बिजनेस में लागू करना कठिन है, बट फिर भी एक सामान्यता एक अच्छी इंटरनल चेक सिस्टम में निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स का पालन होना चाहिए। जैसे कार्य का निर्धारण, संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन करना चाहिए तथा उसके अधिकारों और दायित्वों को पहले से ही निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की एरर्स होने पर उसे उत्तरदायी ठहराया जा सके। नेक्स्ट है कार्य का विभाजन। व्यापार के कर्मचारियों के कार्य का विभाजन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वतः ही हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक हो जाए। इस प्रकार की जो जांच की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस और ऑटोमेटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कार्य में परिवर्तन। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य समय समय पर बदलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम एक ही व्यक्ति से एक ही टाइप का कार्य कराएं। अगर हम समय समय पर कार्य बदलेंगे तो क्या होगा, इससे वे आपस में मिलकर किसी प्रकार की साठगांठ नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार कपट आदि का भय भी नहीं रहेगा। इसी नेक्स्ट प्रिंसिपल है पुष्पालन में मशीनों का प्रयोग। व्यापार में यदि पॉसिबल हो सके तो अकाउंटिंग के लिए मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो कपट की संभावना है काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट अलग अलग व्यक्ति द्वारा नियुक्त करना, मतलब संस्था में रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ का भुगतान कार्य करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे रोकड़ गबन की जो संभावना है कम हो जाती है। रोकड़ जो प्राप्त हो उसको उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कराना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के फ्रॉड की पॉसिबिलिटी ना बनी रहे। संस्था में यदि संभव हो तो स्वकीय संतुलन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए और कर्मचारियों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि सामूहिक खातों की क्या हालत है। प्रत्येक कर्मचारी को जिसके पास रोकड़, माल या हिसाब किताब हो, वार्षिक छुट्टियां उनको नियमित रूप से दे देनी चाहिए। अगर कहीं कपट की संभावना हो तो ऐसे कर्मचारी को लंबी अवधि की छुट्टियां नहीं देनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कार्य करने की आज्ञा दी जाती है, मतलब उनको कर्मचारियों को ओवर टाइम दिया जाता है, तो उचित देखभाल से ही कार्य करने देना चाहिए। डाक संस्था की सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए इसको खोलने और देखने का अधिकार सभी कर्मचारियों को नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक रेस्पॉन्सिबल या कोई जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसा होने से महत्वपूर्ण जो हमारे पेपर्स होंगे या कोई ड्राफ्ट है या चेक है उसका फ्रॉड नहीं हो पाएगा। ड्राफ्ट, चेक आदि प्राप्त होने पर उसे कैशियर के पास भेजने से पहले रेखांकित कर देना चाहिए। मजदूरी संबंधी लेखे और उसका भुगतान की विधि उचित एवं कुशल होनी चाहिए। दूसरा,
साथ साथ मजदूरी का लेखा और इसका भुगतान अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके साथ माल मंगाने के लिए ऑर्डर देकर माल को प्राप्त करना, माल को विभिन्न भागों में भेजने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे माल का कोई गबन न हो। खातों में अप्राप्त ऋण, वापसियों पर छूट के बारे में और किसी संपत्ति को राइट ऑफ करने के लिए निश्चित नियम तथा कठोर नियंत्रण बना रहना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो कंट्रोल अकाउंट्स की पद्धति अपनानी चाहिए। समय समय पर लेनदारों और देनदारों से कॉरस्पॉन्डेंस करते रहना चाहिए, मतलब उनसे पत्र व्यवहार करते रहना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि उनके अकाउंट्स की पोजीशन क्या है, जो उनके खाते बनाए हैं उनकी स्थिति क्या है, हमारे पास कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं। इसके साथ जो क्रय या विक्रय पर उचित नियंत्रण होना चाहिए। केवल क्रय विभाग द्वारा ही सभी टाइप के माल का जो क्रय है वो उत्तरदायी व्यक्तियों के नियंत्रण में होना चाहिए ताकि उन्हीं की जवाबदेही बनी रहे। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लोचदार होनी चाहिए। उसमें व्यवसाय की बदलती हुई जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसका मतलब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। समय समय पर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का वैल्यूएशन किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना हो या कोई चेंजेस करनी हो तो उसको हम प्रॉपर वे में कर सकें। आंतरिक निरीक्षण योजना का समय समय पर वैल्यूएशन होता रहना चाहिए जिससे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली दोष मुक्त रहे, उसमें कोई एरर्स ना आए। यदि कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है तो उसमें आवश्यक सुधार कर लेना चाहिए। देखिए, आंतरिक निरीक्षण के संबंध में अंकेक्षक की क्या पोजीशन होनी चाहिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर किसी व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था व्यवहार में लाई जाती है तो एक ऑडिटर को चाहिए कि वह इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को अपनी इंटेलिजेंसी से, स्किलनेस से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज के आधार पर ज्ञात करे। यदि वह इस व्यवस्था को रिलायबल पाता है, विश्वसनीय पाता है, तो उससे उसका जो कार्यभार है काफ़ी हल्का हो जाता है। लेकिन किसी भी रूप में उसके दायित्व या कर्तव्य में कमी नहीं आनी चाहिए। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करे, जो उसकी ड्यूटीज़ बनती हैं उसको पूरा करे। यदि वह इस व्यवस्था से संतुष्ट होकर अपने कार्य की अवहेलना कर जाता है तो ये उसकी भूल होगी, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण उसका कार्यभार हल्का करने का साधन जरूर है पर उत्तरदायित्व से मुक्त करने का साधन नहीं है। और यदि कहीं आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में ही दोष है तब तो उसका कर्तव्य और भी व्यापक हो जाता है। मतलब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से एक अंकेक्षक का जो कार्यभार है कम तो हो जाता है, लेकिन वह जो उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जो उत्तरदायित्व बनता है, उससे मुक्त नहीं हो सकता। और जहां उसको लगता है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में कोई दोष है तब उसका जो कर्तव्य है, उसके जो उत्तरदायित्व में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उसे चाहिए कि वह इस बात की सूचना अपने नियोक्ता को भी दे। मतलब वह जिस कंपनी में एज ए ऑडिटर काम कर रहा है तो उस कंपनी के नियोक्ता को इसकी सूचना दे और वह उन सभी बातों का ध्यान रखे जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे सबसे पहले अपने नियोक्ता से एक रिटन में इसको स्टेटमेंट प्राप्त करने चाहिए जिसमें आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली की ब्रीफ में
पूरी रूपरेखा का उसको ज्ञान हो सके। अंकेक्षण को देखना चाहिए कि संस्था के स्वभाव और आकार के अनुसार कहाँ तक ये जो सिस्टम है वो एक सिस्टमेटिक वे में हो सकता है। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि संस्था में प्रयुक्त आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली जो वर्तमान परिवेश है उसके अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं। इसके साथ उसे ये भी देखना चाहिए कि विभिन्न व्यवहारों के संबंध में क्या क्या प्रोसेस है, उन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर्मचारियों के बीच कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच, कार्य परिवर्तन, ये जो अनिवार्य छुट्टी है इसके बारे में भी उसको गहन अध्ययन करना चाहिए। इस सिस्टम में गलतियां और छल कपट के होने की कहाँ तक गुंजाइश है, कहीं आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली अविश्वसनीय तो नहीं है, इन चीज का उसको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इन फैक्ट का ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक अंकेक्षक इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इंटरनल चेक सिस्टम संस्था के लिए पूरी तरह अनुकूल है, सफिशेंट है, संतोषजनक है, तो वह परीक्षण जांच का सहारा लेकर अपना ऑडिट वर्क पूरा कर सकता है। यदि वह आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो उसे विस्तृत जांच जरूर करनी चाहिए। निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है कि अंकेक्षक को उचित सावधानी, चतुराई और बुद्धिमानी से आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का अध्ययन करने के बाद ही परीक्षण जांच अपनानी चाहिए, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अंकेक्षक को जो मेंटली डिस्टर्बेंस है उससे तो मुक्त कर सकती है, लेकिन जो उसकी लीगली रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उससे मुक्ति नहीं दिला सकती। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।